दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की साजिद तारड़ साहब से और डॉक्टर इश्तियाक साहब से। और इन दोनों की बड़ी मेहरबानी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑन फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुछ ही दिनों बाद, 10 से 12 दिन बाद इलेक्शंस हैं। और इंडिया के अंदर भी अगले 3-4 महीनों के बाद इलेक्शंस हैं। ये खित्ता हमारा क्या देख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इंडो पैसिफिक में तब्दीलियाँ देख लें, हमारे रीजन में जो तब्दीलियाँ उस हवाले से। सबसे पहले तो डॉक्टर इश्तियाक साहब एंड साजिद तारड़ साहब, सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी इनवाइट करने की अपना डॉक्टर कमर चीमा साहब। बड़ी देर के बाद, मैं तो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि हमारा ट्रियो दोबारा आए, क्योंकि जी बहुत बिल्कुल। पॉपुलर है ये जी। बिल्कुल, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से साजिद तारड़ साहब आपसे शुरू करूंगा। सर, आज 9 पाकिस्तानी ईरान में मारे गए हैं। मुझे ज़रा करंट बात करनी पड़ रही है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान के मामलात जिस तरह बिगड़े, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अभी 2 दिन बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है। और हम इस वक्त इस फाइनेंशियली भी आपको पता है IMF पैकेज पे चल रहे हैं। केयर टेकर हुकूमत हमारे पास तकरीबन 1 साल से है, सूबों के अंदर तो, मरकज़ के अंदर भी काफ़ी लंबी है। तार साहब, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? इलेक्शंस भी होने वाले हैं। आप कैसे मुस्तकबिल देखते हैं? और पर्टिकुलरली जो ईरान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, और साथ में ये कहने को आ रहा है कि थर्ड पार्टी है जो ताल्लुकात को ख़राब कर रही है और मामलात कर रही है। आप सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप कभी भी आइडियल नहीं रहे। ये मैं मेंशन करना चाहूंगा। कई लोग समझते हैं शायद कि ऐसे बात नहीं थी। उसकी वजूहात हैं। अब वो जिस खित्ते के अंदर इस वक्त इशू चल रहे हैं, बलूचिस्तान बॉर्डर के अंदर, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ईरान की दूसरी साइड का नाम भी बलूचिस्तान है, सस्तियान बलूचिस्तान। और वो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां भी चल रही है। जिस तरह जिंदुल्ला थी, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर वो उधर से उन्होंने, और रैगी साहब को जो कहा जाता है पाकिस्तान की मदद से पकड़े गए, जब फांसी दी तो वो लोग इधर आके उन्होंने जैशे अदल बना ली। तो बॉर्डर के दोनों साइडों पे अनरेस्ट मौजूद है। दोनों सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां मौजूद है। अब दूसरा, उसमें आज एक नया एलिमेंट जो 9 लोगों की वजह से आया है, उनको लफ्ज बताया गया कि 9 के ज्यादातर लोग 9 लोग थे, पंजाबी थे। अब मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि ईरान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर, दोनों साइड पे, उस साइड के बलूचिस्तान का तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों के लिए खास एक नफरत मौजूद है। माजी में आपने शायद सुना होगा कि लोगों को ट्रेनों और बसों से शनाख्ती कार्ड दे दे के मारा जाता था। तो ये भी कोई नई बात नहीं है। अब वो कॉरिडोर है, वो जो एरिया है जहां पे एक गाड़ी रिपेयर करने वाली जगह पे वो जो हादसा हुआ है, कि जहां पे 9 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया, पंजाबी लोगों को। अब वो पंजाबियों का एक रास्ता गुजरगाह है, वो उसकी भी वजह यह है। गुजरगाह किस चीज की है? ये जो डंकियां लगाते हैं बच्चे हमारे, वो सारे बलूचिस्तान और ईरान से गुजर के टर्की जाते हैं। टर्की से आधे समंदर में मर जाते हैं, डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं ग्रीस और इटली के अंदर, जो कि यूरोप का एक गेटवे है। ये एक पंजाबियों की एक गुजरगाह है। अब वो इस पे स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इधर से अगर कुछ सख्ती की जाए तो वो लोग उस साइड के बलूचिस्तान पे चले जाते हैं, वहां से वो सख्ती करें तो इस साइड वाले बलूचिस्तान में आ जाते हैं। अब वहां पे हो क्या रहा है कि एक ईरान अंडर सैंक्शंस है, फाइनेंशियली वीक रहा है ड्यूरिंग ट्रंप पीरियड के। ये उनका तो ओबामा पीरियड में आके उनका कुछ सांस निकला है, उसकी वजह से वो थोड़ा सर्वाइव किया उन्होंने, जिसकी वजह से वो काफी ग्रोथ करके अब वो उनका जो है, आप देख रहे हैं गाजा में जो हो रहा है, उसके बाद आप देख रहे हैं इराक और सीरिया में उनका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, लेबनान में देख रहे हैं। ये सारी ओबामा साहब की मेहरबानियां हैं जिन्होंने उनको खुल के पैसे दिए, सैंक्शंस को वीक किया। और उस पाकिस्तान वाली साइड पे जो हमारी एजेंसियां हैं, हमारे लोग हैं, वो स्मगलिंग में मसरूफ हैं, वो बॉर्डर इन्फोर्समेंट में तो मसरूफ नहीं है। और यही इश्यूज हैं। और नॉट ओनली ये इशू आज के हैं, बड़े पुराने हैं इशूज ये। और दूसरा, चीमा साहब, मैं शर्मिंदगी के साथ कहूंगा, आप कह रहे हैं कि इसमें थर्ड पार्टियां इसमें मसरूफ हैं। तो थर्ड पार्टियां मसरूफ कैसे होती हैं? वो पैसा लगाती हैं। थर्ड पार्टियां खुद नहीं आती हैं, वो पैसा लगाती हैं, हम बिक जाते हैं। अब मैं, ईरान ने अगले दिन क्या किया है, मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगा, दुख के साथ कहूंगा। इजराइल और अमेरिका को वो डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ मिसाइल मार दिए इराक के ऊपर, कुछ मिसाइल उन्होंने सीरिया के ऊपर मार दिए, कुछ पाकिस्तान पे। इनमें सब चीजों में कॉमन क्या है? सारे मुसलमान हैं।
सारे मुसलमान कंट्रीज हैं और सारे तीसरी पार्टियों के हाथों में खेलते हैं, सारे खुल के पैसे लेते हैं। इराकी भी डॉलर बनाते हैं, सीरियन भी डॉलर बनाते हैं, ईरानी भी बनाते हैं, पाकिस्तानी भाई भी डॉलर बनाते हैं। तो उसमें आप थर्ड पार्टियों को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं बल्कि आज आप दो लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, बल्कि तीन क्वेश्चन करना चाहूंगा। बोथ ऑफ यूर स्कॉलर ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये करना चाहूंगा चीमा साहब, इसी रेफरेंस के साथ है कि 1.9 बिलियन मुसलमानों के पास एक भी लीडर मौजूद है जिसको हम कह सके कि बाकिरदार है, करप्ट नहीं है और मुसलमान उम्मा को लीड करने की सलाहियत रखता है, या कोई एक ऐसा मुल्क आप नाम लें जो कि सारे मुसलमान कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन कर सके। दूसरा मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं इस वक्त, मुस्तकबिल के बारे में आज उनकी बात करेंगे। मैं आप दोनों स्कॉलर से ये पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान का एक भी लीडर आज जिंदा जो हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब मरे हुए लीडरों की हम उनकी हिस्ट्री बोलें, एक भी लीडर आप ऐसा नाम लें जो पाकिस्तान को इस सारी मुसीबत से निकालने की सलाहियत रखता हूं। ये मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, बल्कि अगली हम डिस्कशन इसी बेस पे करेंगे, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, माजी, हाल और मुस्तकबिल। बिल्कुल सही कहा आपने तार साहब के 2 अरब 1.9 बिलियन आपने कहा मुसलमान हैं, 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, लीडर कोई नहीं और हम मरवों को तलाश कर रहे हैं। और आज हाल जिधर जिधर जिन मुल्कों में 60-60 70-70% यूथ है, उनको हम जो लोग चले गए हैं उनका क्या विजन देंगे? उनको तो आज का विजन चाहिए, उनको तो अगले 30 साल जिंदगी कैसे गुजारनी है। डॉक्टर इश्तियाक साहब आपके पास आता हूँ सर, इलेक्शंस हो रहे हैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान में, ये इलेक्शन कोई पाकिस्तान के अंदर वाकई तब्दीली लेके आ सकते हैं? वाकई सेंटर और पेरिफेरी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि पेरिफेरी बहुत दूर है सेंटर से, वो बलोचिस्तान देख लें, वो खैबर पख्तूनख्वा देख लें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप स्कॉलर हैं, आपने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा किताबें लिखी हैं सर, इस पे जरा हमें रहनुमाई करें। क्या ये इलेक्शन जेल करेंगे पाकिस्तान को, या मजीद जो डिफरेंसेस हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान वो बढ़ने का खतरा है? हाउ डू यू सी दिस सर? बहुत मेहरबानी आपकी डॉक्टर साहब। बात यह है कि सेंटर और परिफरी को अगर देखें तो जो दो जमातों को हमारी इस्टेब्लिशमेंट आगे ला रही है, एक पंजाब की वो पार्टी है और एक सिंध की है, तो परिफरी की तो इसमें रिप्रेजेंटेशन है ही कोई नहीं पहले से ही, अगर जो भी इलेक्शन होता है। दूसरी बात यह है कि वेदर इमरान खान को मैं इन्फेंट टेरेबल कहता हूँ, उसने अच्छा भला मौका अपना ज़ाया कर दिया, बाई स्टेट को चैलेंज किया, ये किया वो किया। अब कैसे इलेक्शन है कि जब उस पार्टी को जो कि पॉपुलर, उसके साथ भी तो लोग हैं, उसको उतनी आज़ादी से अपना कैंपेन कंडक्ट करने की मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये इलेक्शन शुरू से ही डिटर्मिन्ड है कि इसका मेजर विनर PMLN होगा, और साथ साथ वो ये भी नहीं चाहते कि सिर्फ नवाज शरीफ ही उसमें हो, दे वांट द सिंधी एलिमेंट ऑल्सो। तो पंजाब में भी उनका मैंने देखा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल भुट्टो के लिए बड़े जलसे करवाए हैं, ये सारा कुछ करवाया। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी उसको कई लोग क्वेश्चन करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि 8 फरवरी के बाद कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, बट आई होप आई एम रॉन्ग, क्योंकि व्हाट आई थिंक वी ऑल थ्री वांट कोई मिरेकल हो और ये मुल्क जो है वो एक मुनासिब तरीके से चलना शुरू हो जाए। जैसे कि जो इलेक्शन के रिजल्ट पहले ही समझ आ रहे हैं मुझे, तो उसकी बुनियाद पे तो ये कंट्रोल्ड इलेक्शन है, इसकी क्या वैलिडिटी होगी, लेजिटिमेसी क्या होगी, यानी लोग क्या इसको मानेंगे कि ये जेन्युइन इलेक्शन है। मगर एक और भी बात है, पाकिस्तान में लोगों की राय को, उनकी चॉइसेस को कभी ऑप्शन नहीं दी, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। तो हो सकता है लोग तंग आके मान भी लें कि यार चलो एक हुकूमत तो बनी है, लेकिन जो मैंने उनकी बातें सुनी हैं दोनों साइड्स की, उसमें कोई ऐसी एक नहीं है। नवाज शरीफ की तरफ से अलबत्ता एक बड़ा अच्छा बयान था कि हम इस इलाके में गुर्बत ख़त्म करने के लिए इंडिया के साथ और बाकी नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुक चाहते हैं। मैं समझता हूँ आई एम वन ऑफ दोज हु वुड सपोर्ट दैट। लेकिन बिलावल भुट्टो का तो स्टैंड आपको पता ही है, बुचर ऑफ गुजरात वाला जो है वो उसके साथ
कनेक्टेड है। तो फॉरेन मिनिस्टर अगर हमारे बिलावल बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बनते हैं, तो वो क्या एक कोहेरेंट कैबिनेट होगी या नहीं होगी, या बनने के बाद इनको हुक्म होगा कि भाई अब ये करना है। हमें तो ये भी नहीं ना पता कि हुकूमत अगर बन भी जाए इलेक्शन के बाद, तो क्या वो इंडिपेंडेंटली एक अथॉरिटी के तौर पे डिसीजन ले सकती है, या एस्टेब्लिशमेंट फिर भी उनको डिक्टेट करेगी कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सो दीज आर सम ऑफ द क्लासिकल अनसर्टनिटीज अबाउट पाकिस्तान, जो मुझे इस 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने अपने जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं इलेक्शंस के हवाले से, उन्होंने जो इंडिया के हवाले से बात की है, उन्होंने इंडिया के साथ जो नॉर्मलाइजेशन है उसको लिंक कर दिया कश्मीर के साथ। उन्होंने कहा जी वो 370-35A को रिवर्स करेंगे तो बात करेंगे, यही वो बात है। 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी एक बड़ी टफ स्टेटमेंट दी है भारत के हवाले से, कि उन्होंने कहा जी हम कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते। कई हलकों का कहना यह है क्योंकि जनरल बाजवा ने बड़ी सॉफ्ट लाइन ली हुई थी इंडिया से, और दुनिया को बड़ा पता था कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, इंडिया नहीं करना चाह रहा। सो एस्टैब्लिशमेंट वापस एक हॉकिश लाइन पे जा रही है, बिकॉज इंडिया ने आगे से कोई रेसिप्रोसिटी शो नहीं की, वो एक रेसिप्रोकल कुछ दिखाया भी नहीं है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है एक वो हमेशा दबी रहती हैं, उस तरह बात भी नहीं करती। आप इस सिनेरियो को कैसे ड्रॉ करेंगे? इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ना होना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मान रही, एस्टैब्लिशमेंट भी टफ लाइन ले रही है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? चीमा साहब, थोड़ा सा मैं इसको इलेक्शंस के हवाले से रिबट करना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको वो इस हवाले से कि एक पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार ये मुसलसल कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद पता नहीं दूध की नहरें चल जाएंगी वहां पे, हालांकि मैं उसके हक में नहीं हूं। जिस तरह के इलेक्शन 2018 में हुए थे उसी तरह के इलेक्शन 2020 में हो रहे हैं। उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट साथ थी किसी को लाने के लिए, आज भी इस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ है इस इलेक्शन का। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया है, अगर इन हालात के अंदर अगला प्राइम मिनिस्टर पहले पिक कर लिया गया है, कैबिनेट ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश कर ली गई है, सारी दुनिया इसको देख रही है, और इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी ये भी है। अगर दुनिया को दिखाने के लिए जमहूरियत एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया जा रहा है, तो दुनिया को पहले ही उसकी क्रेडिबिलिटी का इल्म हो चुका है। अब मैं दूसरी तरफ आना चाहूंगा कि चिमा साहब, आपने फरमाया है कि मैंडेट इन्होंने दिए पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने। मैंने बिल्कुल मंशूर, मैं खुद बड़ा इंटरेस्टेड था इस वजह से कि शायद नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है। उनकी जो अगले दिन मंशूर के हवाले से उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने मंशूर नहीं दिया, तो मैं खुद उसको वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ने की कोशिश करता रहा। सेनेटर सदीकी साहब ने उसको लिखा था, उन्होंने सिर्फ उसमें पढ़ने की कोशिश की है। अफसोस के साथ मुझे उसमें से उन्होंने ये जरूर जिक्र किया है कि दूध की नहरें होंगी, लेकिन ये नहीं बता सके कि दूध आएगा कहां से। ये एक बड़ा इशू था। फिर उन्होंने जो उसमें से सिर्फ एक खास बात की है कि नैब को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन यह नहीं फरमाया कि करप्शन को किस तरह रोका जाएगा। उसके बाद उन्होंने भारत की तरफ इशारा दिया है कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, यह नहीं बताया कि हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। फिर आपने खुद फरमाया है कि कश्मीर के साथ उन्होंने कंटीजेंट कर दिया है उसको। अब वो करने वाली बात यही है कि हम चाहते हैं लेकिन नहीं भी चाहते, हम एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 पीछे आते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा अर्ज ये करना चाहूंगा कि 2 चीजों ने स्पेशल एक शाख दिया है, जो मेरे जैसे डॉक्टर साहब जैसे आप जैसे लोग हम ये चाहते हैं, बल्कि इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जब तक उस रीजन में हमारे पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होंगे, वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। जब तक इनके साथ ट्रेड नहीं होगा, इस वक्त तक अभी तक आप अपने पड़ोसियों के साथ स्मगलिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक ये चीज आप चेंज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। आप अफगानिस्तान और ईरान के साथ खुल के स्मगलिंग करते हैं आप, लेकिन आप ट्रेड नहीं करना चाहते। भारत के साथ आप दुश्मनी चाहते हैं, ट्रेड नहीं चाहते, बल्कि उनकी दुश्मनी को कैश करते हैं बार बार। आप चाइना से शायद आप वही चाहते हैं कि कैश करते रहें, शायद ये भी इसमें सिग्नल जा रहा हो। लेकिन और दूसरा इसमें चीमा साहब बिलखसूस ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी स्टेटमेंटें जा रही हैं, जो कुछ ये हमारे उस रीजन के अंदर पावर शिफ्ट हो रही है, हमारे उस रीजन के अंदर रीग्रुपिंग हो रही है, उसके सिग्नल आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब went to Moscow and then he went to Iran, आपको सारा नजर आ रहा है उसमें। आपको पूरा इस खित्ते के अंदर एक नई रीएडजस्टमेंट होती नजर आ रही है। हमारे आर्मी चीफ साहब का बड़ा कामयाब दौरा, एक हफ्ते का वॉशिंगटन डीसी का, रिप्रेजेंट मेनी थिंग्स। और उसके बाद ये यकलख शिफ्ट आना, शिफ्ट इस तरीके से था,
बाजवा डॉक्ट्रिन ये था कि अपने बॉर्डर विद इंडिया हैज टू बी अ सॉफ्ट बॉर्डर और हमें दहशतगर्दी के खिलाफ दूसरे बॉर्डर पे तवज्जो देनी चाहिए। शिफ्ट आ रहा है इस चीज के अंदर। अब देखें कि आगे फ्यूचर प्लान क्या होता है इसके अंदर। मैं आखिर पे, जिस तरह मैं इसमें आपने कहा है कि मंशूर आया है, मंशूर आएगा या आगे क्या होगा, मैं फिर एक बात दोबारा कोट करना चाहूंगा। अनवर मकसूद साहब ने से किसी ने, अनवर मकसूद इज अ वेरी गुड स्कॉलर, अब अच्छे ड्रामा राइटर हैं, सब कुछ है। उनसे किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, आप किस तरह प्रेडिक्ट करना चाहें, क्या हाल है। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान को अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी मिल जाए तो शायद चेंज हो जाए। तो अब उसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि अच्छा फौजी, अच्छा मौलवी किस तरह मिलेगा, ये डिपेंड करता है आने वाले हालात पे। लेकिन अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हैज वाज एबल टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, और किसी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको एक्सपोर्ट करके कौम को आगे लाया जा सके। किसी के पास कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है कि बच्चों को कंप्यूटर स्किल्स किस तरह देनी है। मैंने कल भी आपको कहा था कि एक खान एकेडमी अमेरिका में एक खान लड़के ने बनाई थी, दूसरे खान एकेडमी पाकिस्तान में बनी है जिसका 1,25,000 वर्कर है, सिर्फ उर्दू में ट्वीट लौंडे लपाड़े करने के लिए तैयार किए गए हैं। उनको ड्रॉप शिपिंग नहीं सिखाई गई, उनको यह नहीं बताया गया कि कंप्यूटर से पैसे किस तरह बनाने हैं, उन्हें यह नहीं बताया जा रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह करनी है। जब उसका वक्त आता है तो अपने बच्चे लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और कौम के बच्चों को कहा जाता है कि यह सियासत नहीं, यह जिहाद है, बाहर निकलो, गोलियां चलाओ, गोलियां खाओ, आग लगा देंगे, हम जिहाद करेंगे। वो मैं अब बताना ये चाहता हूं, जहां से जिहाद सारा शुरू हुआ था वहां अल्कोहल की दुकान बन रही है रियाज में। कुछ होश करो, इन बच्चों को गलत चीजें ना सिखाओ, इनको एक्सट्रीम पे ना लेके जाओ। बड़ा अरसा आपने दहशतगर्दी से पैसा बनाया है। अब दुनिया 21st सेंचुरी, अगली सेंचुरी जो है, इज नॉट फॉर द टेररिज्म और नॉट फॉर हेट्रेड, फॉर गॉड सेक। इस वक्त टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का दौर है। इन बच्चों को ये बताओ कि हमने आगे किस तरह बढ़ना है। छठी सेंचुरी का जब भी देखा जाता है, हाँ, कल पेशावर में हादसा हुआ है, एक मस्जिद के अंदर झगड़ा हुआ है, एक पीटीआई के बंदे ने मौलवी को मुनाफिक कहा है और वहां से उसको निकाला गया है। और इस वक्त द कंट्री इज सीरियसली डिवाइडेड डेंजरस स्केल पे जाके डिवाइडेड हो चुका है। लेकिन इस वक्त में हर मौलवी, हर दूसरा बंदा जब इस्लाम का नक्शा पेश करता है, वो कहता है खुलफाए राशिदीन का दौर। तो इज्तिमा और इत्तेहाद का भी तुम्हें सबक दिया गया था, उस साइड में क्यों नहीं जाते हो? तुम क्यों चाहते हो कि गधों के ऊपर खड़े होकर तुम पत्थरों से ही जिहाद करना है? तुम नालज के खिलाफ क्यों नहीं जिहाद करते हो? जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? यही अलमिया है कि आपके रूलिंग एलीट जो है, कुछ 10,000 के करीब हैं, चाहे वो सीएसएस अफसर हैं, चाहे वो जज हैं, जो कुछ भी हैं, उन सब के बच्चे इस वक्त लंदन में बैठे हैं। वो सिर्फ कनाडा की एक पीआर के लिए पूरे 25 करोड़ लोगों के गुर्दे बार बार बेच रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, आपने तो बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर साहब, जो बातें तारड़ साहब कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर एक कमजोर वीक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है। अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बड़े कमजोर पड़ गए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड, तारड़ साहब ने कहा, तब्दील आ रही है, रियाज में अल्कोहल शॉप खुल गई है, वो एक और डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम किधर हैं? हमारे लिए जो खित्ते में भी डिस्कनेक्टेड है, और मुस्लिम वर्ल्ड जिसको हमने इस्तेमाल किया कश्मीर के हवाले से और इंडिया से दूर रखा, बड़े साल, बड़ी दहाइयां दूर रखा, आज वो भी इंडिया के करीब हो गए हैं। सऊदीज और इंडियंस मिलके इस वक्त सऊदी नेवल कैडेट्स जो हैं वो इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सऊदी अरब और इंडिया जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान में। खित्ते में हम डिस्कनेक्टेड हैं। मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो अब हमें समझती है कि ये लायबिलिटी है। किधर जा रहे हैं हम इस सेंस में, डॉक्टर इश्तियाक साहब? देखें, इस पे हमें सोचने की, वो क्या कहते हैं, हमें एक पैराडाइम शिफ्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी अजम्पशन है कि उम्मा भी कोई चीज़ होती है, और उम्मा की जो वो है सॉलिडेरिटी, वो बाकी सारी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी पे डोमिनेट करती है। आप खुद ही देख लें, पाकिस्तान के अंदर जो उम्मा मुसलमानों की है, हमने अपने गरीब लोगों के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है? तो कौन सी उम्मा हमने, पाकिस्तानियों की अपनी उम्मा जो है, उसके अंदर कोई भी तकाजा जो शराफत का है कि भी इंसाफ होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ होनी चाहिए लोगों को। देखें, मैं इंडिया में होके आया हूँ, वहाँ पे लड़कियों के लिए 12 जमात तक उन्होंने
फ्री एजुकेशन और लड़कियों को खाना भी मिलता है दोपहर का। दिस इज़ फॉर एवरी गर्ल इन इंडिया। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उस मुल्क की। तो हमारे यहाँ आप देख लें, अभी एक मैंने देखा है कि जैसे आप फॉलो करते रहते हैं, एक पाकिस्तान के अंदर ही, ये नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर एक मौलवी का बयान है कि इलेक्शन के अंदर औरतें जाके अगर कैंपेन करती हैं तो ये शरिया के ख़िलाफ़ है। तो आप अपना इलेक्शन को भी उसी शरिया जो 7वीं सदी की आपके रूल्स हैं उसके मुताबिक, उसका ना कभी इलेक्शन होते थे, लिहाजा ये अप्लाई नहीं होनी चाहिए बात। तो हमारा वी आर अ लॉस्ट पीपल। देखिए, पाकिस्तान जब बन गया था तो जिन्ना साहब का कमाल था कि उन्होंने अपना केस बहुत कमिटमेंट के साथ लड़ा और हिंदुस्तान की डिवीज़न हो गई मज़हब की बुनियाद पे। लेकिन जिन्ना साहब के पास कोई विजन नहीं थी कि ये मुल्क कैसे चलेगा। उनकी हर किस्म की तकरीर मौजूद है। उनके जाने के बाद कोई ऐसा लीडर भी नहीं मिला जो उनकी वो जो है एक फाउंडर ऑफ द नेशन वाला रोल होता। भुट्टो साहब आए, उनके साथ बहुत अवाम थे, मैं उनमें से था जो उनके ट्रक के साथ भागा करता था, यही सोच के कि शायद इसके दौर में ये गुर्बत, ये नाइंसाफ़ी जो है ख़त्म हो जाएगी। वो भी ना हो सका। जब उन्होंने इलेक्शन जीत लिया तो सारे पंजाब के फ्यूडल लॉर्ड्स को अपनी पार्टी में ले आए और अपने पार्टी के वर्कर्स को निकाल दिया। अब एक और लीडर जिसका मानना पड़ेगा, एक अवामी तौर पे पॉपुलर हुए, अपना इमरान खान, उन्होंने अपनी उस पोजीशन में कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबल बातें नहीं की, जबकि जनरल बाजवा की पोजीशन इंतहाई दुरुस्त थी कि भी नॉर्मलाइज ट्रेड विद इंडिया और कश्मीर का इशू नहीं करेंगे, तो इनकी कैबिनेट ने उसको ओवररूल कर दिया। तो बात यह है कि हमारे पास फुकदान है इंडिपेंडेंट सोच का। अभी आपने बताया कि ये दोनों पार्टीज का मैनिफेस्टो में है कि आर्टिकल 370 ख़त्म करें और ये और वो। भाई बात सुनो, हु आर यू? या तो होना कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तानी कश्मीर में आके उन्होंने कोई तब्दीली की है तो वी आर ऑल कंसर्न्ड। पिछले 75 साल से वो उनके इलाके में है और उसके लिए मैनेज करने के लिए वो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें लाए हैं। अब उन्होंने ख़त्म कर दी है और उनके सुप्रीम कोर्ट ने उसको सपोर्ट भी कर दिया है। दुनिया के अंदर दिस इशू इज़ डेड एंड गॉन। ये हमारी जो है ना फॉरेन ऑफिस, हमारी ये जो एलीट है और ये, इनके पास कोई वो क्या कहते हैं अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। इन्होंने कभी इंटरनेशनल थ्योरी को नहीं पढ़ा कि कैसे दुनिया के अंदर एक मुल्क जो है अपनी जगह बनाता है। अब हिंदुस्तान जो है वो तो दुनिया में एक मेजर प्लेयर के तौर पे बनता जा रहा है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, और हम वी आर नोवेयर देयर। तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? एक तो इलेक्शन के बाद देख लेंगे। मैं भी और साजिद भाई वी आर एग्रीड कि ये जो सोच रहे हैं ना कि दूध की नहरें निकल आएंगी, वो सब एक इट्स अ मिराज, इट्स अ डिल्यूजन जो हम जानते ही हैं। लेकिन लेट्स होप कि उसके बाद कोई छुपा ऐसा प्रोग्राम ये ले आए हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लैंड रिफॉर्म हो जाए, हाँ जी, और वो जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर एक सीरियस किस्म की कमिटमेंट रूल ऑफ द लॉ को ले आए। बट ऑल दिस इज डिपेंडिंग ऑन अ मिरेकल के जो होगा नजर नहीं होता मुझे होते हुए। सो आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू एक्सेप्ट के 8 फरवरी के साथ भी वही होगा जो 75-76 साल में होता रहा। आई सी बिल्कुल नो ठीक है। फ्यूचर फॉर पाकिस्तान अनलेस इट चेंजेस इट्स वेज। ये कश्मीर का मैं आपने मुझे सुना के तो मुझे तो वो हो गया है। नहीं, तो आई एम टेंशन ना लो, गेटिंग सेट सेट कर लेने अनलिमिटेड हैं। पैसे ऐसे ऐसे ले रहे हैं कि अच्छा भला मौका है और नवाज शरीफ इज कमिटेड टू दिस। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ मैं ਆਰਟੀਕਲ सर 370 मैं डॉक्टर इश्तियाक साहब एंड तारड़ साहब से एक आखिर में सवाल करूंगा कि ये पेसिमिज्म इतनी क्यों है। लेकिन अभी तारड़ साहब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अभी मैं देख रहा था इंटरव्यू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया नवाज शरीफ का इकोनॉमिक मॉडल चोरी करके तरक्की कर गया है। और तारड़ साहब
तो ये भी उन्होंने कहा, मैं दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, ये उन्होंने अभी कहा है। और तार साहब आप बताइए, नवाज शरीफ कहते थे कि पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनेगा। आपको लगता है नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना सकता है? सुना है वो, क्योंकि खुद कारोबारी लोग हैं, तो मुल्क को बिजनेस के रास्ते पे लेके जा सकते हैं। हम भी इंडिया की तरह बड़ी मार्केट बने, 3.8 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, हांगकांग से बड़ी जो है स्टॉक एक्सचेंज है। ये जो चीज है कि इंडिया ने नवाज शरीफ का इकोनॉमिक मॉडल चोरी किया है, एंड प्लस रिवाइवल दे सकते हैं नवाज शरीफ, आप कैसे देखते हैं तार साहब? चीमा साहब देखें, ये भारत के साथ रिलेशनशिप इनके पे ग्रेड से ज्यादा चीज है। ये जो मर्जी सियासी तकरीरें कर सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। वो पाकिस्तान इज ए गैरिजन स्टेट। और दूसरा, डिफेंस के साथ जब हमने अपने रिलेशनशिप को भारत के साथ हमने डिफेंस को उसके साथ अटैच कर दिया, तो इनके पे ग्रेड से ज्यादा है। कश्मीर पे इनसे बात की जाए, इनसे ये पूछा जाए कि मोदी साहब यहाँ आएंगे, आप वहां जाएंगे, दिस इज अबव देयर पे ग्रेड। ये क्वेश्चन उनसे पूछना भी ज्यादती है मेरे ख्याल में। हाँ, वो लेकिन है कि मियां साहब ने तो लंदन में फरमाया था कि चंद्रयान पे भी हमने जाना, चांद पे भी हमने जाना था, ये हमारा फार्मूला चोरी करके ले गए हैं। चीमा, इस तरह नहीं होता। मियां साहब, ये देखें कि उनके साबका सारे जर्नैल, जज, सारे उनके वजीर आजम अभी भी इंडिया में बैठे, लंदन में भाग भाग के कोई नहीं जाता। हमारे तो लंदन से आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। हम तो वी आर स्टिल अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो स्टिल अंडर द ब्रिटिश राज। हमारा उसमें जो अगर देखा जाए तो वी आर स्टिल ऑपरेटेड फ्रॉम द लंदन। ये इसमें कोई मुबालगा राय नहीं। आज भी हमारी रूलिंग एलीट, सारा फोकस उनका लंदन में है, दुबई में है, अमेरिका में है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा। देखें, इमेच्योर स्टेटमेंट इस तरह की देते हैं, जिस मुर्शद पाक की हमारे डॉक्टर साहब ने फरमाया, उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ी है कि 80% फौज मेरे साथ है। उन्होंने कहा मैं जेल से वजीर आजम बन के बाहर निकलूंगा। वो उनके बारे में कहा जाता है कि जेल में रहे तो नेल्सन मंडेला बन जाएंगे, बाहर गए तो इमाम खुमैनी बन जाएंगे। लेकिन बनेंगे कब यार? ये 176 साल चाहिए इनको अभी। मेरा फिर वही क्वेश्चन है कि आज कोई जिंदा इंसान मुझे बताएं, 25 करोड़ लोगों में से एक जिंदा इंसान जिसको हम कहें कि ये इज अ ह्यूमन, जो पाकिस्तान को इन मिसाइल से निकालने की सलाहियत रखता हो, जो कमिटेड हो पाकिस्तान के साथ। मैं चैलेंज कर करके कहता हूं कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि कमिटेड ही नहीं है उसके साथ। इन्होंने पाकिस्तान प्रैक्टिकली बनाया ही नहीं, फाइलों में बनाया सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान की बुनियादें नहीं रखी। मैं तो कहता हूं आज भी रख लो पाकिस्तान की बुनियाद। ये फर्क आप मैं चीमा साहब आपको चैलेंज करता हूं, पिछली 5-6 कैबिनेट्स देख लें, उनमें से आधे से ज्यादा ब्रिटिश और अमेरिकन होते हैं, बंदे यहां से आते हैं। और मैं बता देता हूं उनकी एबिलिटीज क्या होती है। यहां पे आने वाले लीडरों की गाड़ियां चलाते हैं, सिर्फ उनके लिए बारबेक्यू करते हैं, किसी पे का पास कोई डिग्री नहीं। और जो आते हैं सीएसएस अफसर या डिग्रियां करके जाते हैं, पता नहीं डिग्रियां यहीं फाड़ के फेंक जाते हैं। पाकिस्तान सारा तो बैंकरप्सी के सर पे पहुंच चुका है। उनके ऊपर तो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रियां जो है काम ही नहीं करती उनके ऊपर, पता नहीं क्या बात। लेकिन चीमा साहब, उसमें जो मैं इस पे खासकर इस टापे पे जो बात कर रहे थे कि चीमा साहब आगे हमारा मूविंग फ्यूचर क्या है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त एक तो अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि डेमोक्रेसी जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं, 250 साल की उसकी डेमोक्रेसी की हिस्ट्री अब यहां पे खत्म हो रही है। वो इज इन डिक्लाइन। आपको फेयर इलेक्शन और सही डेमोक्रेसी सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में मिलेगी। फ्यूचर में आपको फेयर इलेक्शन दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। आज सुबह की खबर आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पे न्यूयॉर्क के सेनेटर हैं एक चक शूमर, उन्होंने बिल पेश कर दिया है कि ब्लैंकेट एमनेस्टी दी जाए जितने लोग यहां पे इलीगल एंटर हुए हैं। और 15 मिलियन लोग एंटर हुए बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में। और प्लान क्या है ओबामा साहब का कि टू मेक अमेरिका वन पार्टी रूल। वो समझते हैं 15 मिलियन लोग जो बॉर्डर क्रॉस करके आए, ये सारे के सारे डेमोक्रेट्स को वोट देंगे। रिपब्लिकन उनको टेररिस्ट देखते हैं, क्योंकि उनमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन फरमाया कि 27,000 चाइनीज एंटर कर चुके हैं बॉर्डर से। क्या चाइना अमेरिका के अंदर अपनी आर्मी बनाना चाहता है? तो दूसरा, ब्लॉक शिफ्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका खुद जंगें लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। वो यूक्रेन को पैसे देके कहता है कि तुम रशिया के गले पड़ो, पाकिस्तान को कहता है तुम ईरान के गले पड़ो, उधर से कहता है कि दूसरे कंट्रीज को कहता है यू फाइट आवर वॉर्स। तो दूसरा दर हकीकत चीमा साहब, और दूसरा आप देख रहे हैं कि इंडिया को कहता है वो चाइना के गले पड़े, ताइवान का वो इंडिया को यूज करना चाहता है। अब इंडिया नहीं कर रहा है, यही फ्रिक्शन आ रही है। ये चाहते थे कि उनके बॉर्डर के साथ कन्फिल्ट्रेशन करें, उनके साथ रेजिस्ट करें, इंडिया नहीं करता। इंडिया अपनी उनका, मैंने आपको शायद पहले भी अर्ज किया था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो अपना स्टैचर मेंटेन रखना चाहते हैं। आज मैं बताना ये चाहूंगा कि बोइंग भी वहां अपना ऑफिस बना चुका है और एयरबस भी जा रही है वहां पे।
वहां पे 6 एटॉमिक रिएक्टर लेके गया वहां पे, उनका जो मकरा है उनके डे के ऊपर। लेकिन ये कि देखने वाली बात ये है कि यू हैव टू बिकम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट फर्स्ट। फॉरेन पॉलिसी या रिलेशनशिप मुल्कों के साथ तब ठीक होते हैं जब आप हर जगह खैरात मांगने ना जाएं। अगर मैं अब छोटी सी मिसाल लेता हूं, चाइना का 2 बिलियन का आपका कर्जा है, वजीर आजम खत लिख चुके हैं कि इनको रोल ओवर किया जाए। अभी पिछले हफ्ते आपने यूएई की मिन्नतें की हैं कि हमारा कर्जा रोल ओवर किया जाए। कोई मुल्क दुनिया का बताएं जो सूद देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए भी कर्जा ले कहीं से? तो ऐसा मुल्क कितना अरसा चल पाएगा? उस मुल्क के बारे के मुस्तकबिल की क्या बात की जाए जो सूद देने के लिए भी कर्जा ले रहा हो कहीं से, जिनका डायस्पोरा, जिनका लोग भाग रहे हो जान बचा के बिजनेस में वहां से, जहां की अदालतें काम ना कर रही हो, लोग वहां की पुलिस से डर रहे हो, फिर वहां के वजीर आजम चले जाए डेवोस के मैं यहां से कारोबार लेने आया हूं, कि मैं आया हूं लोगों को परसू करें, कम टू पाकिस्तान इन्वेस्ट मनी। और जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी भाग रहे हैं वहां से बिजनेसमैन, बाहर वाले किस तरह लेके जाएंगे? पुलिस से मुझे कौन बचाएगा? मुझे जजों से कौन बचाएगा? वहां पे मैं आता हूं, वहां पे पाकिस्तान पैसे जा मैं लगाता हूं, कौन बचाएगा मुझे पुलिस से? जजों से कौन बचाएगा मुझे? दूसरी सोसाइटी को छोड़ दें, क्रिमिनल तो ओपन क्रिमिनल है, लेकिन इनसे कौन बचाएगा मुझे? तो ये इसका मुस्तकबिल किस तरह प्रेडिक्ट किया जा सकता है? मैं जाती तौर पर सारी जिंदगी डॉक्टर साहब पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूं, सारी जिंदगी लॉ पढ़ता रहा, 2 दफा लॉ स्कूल गया हूं। जिस सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट ऑफ लॉ नहीं है, दैट सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट। फ्लरिश होना, उसका तरक्की करना तो बहुत बड़ी बात होती है, कैन नॉट एग्जिस्ट एंड सर्वाइव। ये फंडामेंटल होता है सोसाइटी का, लॉ, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ। वो ही नहीं है वहां पे। आप देख लें, मैं अगर गलत कह रहा हूं, जजों का तरीकाकार बता दें, जज किस तरह आप सिलेक्ट करते हैं, आप बताएं जरा लोगों को। मैं आपको कहता था माल रोड के ऊपर किसी वकील का सर फट जाए, वो हाईकोर्ट का जज बन जाता है। सिविल जज बनने के लिए 4 इम्तिहान देने पड़ते हैं, लाहौर का हाईकोर्ट का जज बनने के लिए कोई इम्तिहान नहीं। मैं अफसोस के साथ कहीं की इंग्लिश देखता हूं, कुछ सिद्ध इंग्लिश नहीं लिख सकते, नाल रजिस्ट्रार रखे होते हैं, फैसले उन्होंने को लिखवाते, पता नहीं चीमा। और किस तरीके से आपके पावरफुल जो आपकी रूलिंग एलीट है, वो अपने वकीलों को प्लांट करते हैं, और वो कल को वो फिर जज बन के उनको अकोमोडेट भी करते हैं। उनकी वीडियो भी आ चुकी है, उनकी आपके सामने सारा कुछ पड़ा है। किस तरीके से चौधरी बरादरान ने एक बंदे को प्रमोट करके आगे लेकर आए, वो क्या हुआ? सारा दुनिया के सामने पड़ा है। मैंने कल आपके सेगमेंट में कहा था किस तरीके से कासम सूरी साहब 3.5 साल हुकूमत करके गए सिर्फ स्टे की वजह से, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सब, आप पता आपको आखिरी दिन था जब इमरान खान साहब का, उन्होंने आके असेंबली में बोले थे, ये कौन, ये अदालतें। टीमा साहब, मैं बात ये है, जी जी, बात यह है कि अगर हम इस सारी गुफ्तगू को अगर हम इसको फ्रेमवर्क में लाएं तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने मुल्क बना लिया है, उसके लिए आपके पास कोई विजन नहीं, पहले दिन से नहीं थी, और अब जो है वो और भी अनरियलिस्टिक हो गई है। भाई अगर आपने अपनी बिजनेस को स्टिमुलेट करना है तो उसकी पहली प्री कंडीशन वही है जो साजिद ताड़ साहब कह रहे हैं कि द रूल ऑफ लॉ हो, इन्वेस्टर जो बाहर से आए उसको पता हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। और लेकिन जहाँ पे आप देखें ना, चाइनीज जो हमारे मामे बने हुए हैं, उनके इंजीनियर को ये मारने लगे थे तो फिर उसको बचा लिया गया। एक वो श्रीलंकन बेचारा मैनेजर आया था, उसको इन्होंने बेदर्दी से लिंच करवा दिया हमारी इस सोच ने। ये जिंदा जलाया डॉक्टर साहब, जिंदा जला के सेल्फियां बनाई फिर उसके साथ। ये वो लोग हैं जो दुनिया इनसे डरती नहीं है। डरना का एक है, रशिया के पास 8,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका के पास 6,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बाकी भी आप गिन ले तो पाकिस्तान के थे वे। अगर न्यूक्लियर वेपन का हम अपना ब्लैकमेल करते हैं तो किसको करते हैं? इंडिया को करते हैं। तो इंडिया के पास भी उतने ही है। और मैंने तो कहा कि हमारे न्यूक्लियर वेपन ज़्यादातर टैक्टिकल है, उनके पास ज़्यादा लॉन्ग रेंज है, यानी सो देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस एज वेल। आई थिंक यू वुड नो बेटर देन मी, आपकी तो ये बेसिक स्पेशलाइजेशन है। वी आर लिविंग इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड, और हमने अपने आप को धोखा दे 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 के, वैसे आपने ये नोट नहीं किया कभी कि अगर आप कोई झूठ बोलें और बोलते जाएं तो आप उसको सच मान लेते हैं। ये फैक्ट है। कभी ट्राई करना झूठ बोलने की, बोलते बोलते तुसी यकीन कर लोगे कि वो झूठ नहीं सी, वो सच सी। पाकिस्तान उसी स्टेट में है एज ए नेशन। हमने झूठ बोल 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 के झूठ को सच मान लिया है। और वी आर, वो कहते हैं शेक्सपियर का है,
वी लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, जो 7वीं सदी की एक बोरोड इमेज है। हालांकि उसमें भी 3 खलीफा बेचारे नेक आदमी, शरीफ आदमी, वो अपने लोगों ने कत्ल किया। हाँ जी, तो कौन सी ऐसी उसमें वो है वैल्यूज जो हम अपने यहाँ लेके आ रहे हैं, लेकिन लेके आनी भी तो नहीं है ना। मैं कहता हूँ अगर शरिया वाकई इम्पोज हो तो पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन जो है वो टुंडी हो जाए, है जी। तो कौन ले आएगा और पकड़ के वो था अपना करप्ट, अपना क्या कहते हैं वो पुलिसमैन को कोड़े मार दिए गए कि जियाउल हक ने ये हरकतें की थी, फिर दुनिया ने लानत तानत की तो वो भी रुक गया। लेकिन हमने अब तक ये वो जो है ब्लास्फेमी लॉ रखी हुई। यार जमहूरियत के अंदर ब्लास्फेमी लॉ का कोई रोल नहीं होता, अगर होता भी है तो इट्स अ माइनर सॉर्ट ऑफ थिंग। आप कैपिटल पनिशमेंट ले आए और लोगों ने उसको लिंच के तौर पे ले लिया। आई टेल यू पाकिस्तान हैज नो फ्यूचर अनलेस देयर इज अ मिरेकल। मजे की बात है, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था और ये कोई पीटीआई का बंदा था कि लोग कहते हैं कि इमाम मेहदी जो है वो कहाँ है, तो उसने कहा कि इमाम मेहदी तो लाहौर में आ चुके हैं। और मैं क्या यार केड़ा इमाम मेहदी लाहौर से है। तो मुझे मेरा अंदाजा है आइदर दे मीन नवाज शरीफ विच इज मोस्ट अनलाइकली, और इमरान खान, वो भी लाहौर दा ही है ना विचों। अब आप देखें, आप इमाम, ये मैंने खुद सुना है अभी एक वीडियो, आप वो क्लिप आ रही है कि ये क्या कहते हैं, और दाढ़ी वाला कोई बंदा है कि इमाम मेहदी तो आया हुआ है लाहौर में है वो। तो या तो नवाज शरीफ हो सकता है, या शहबाज शरीफ हो सकता है, तो या माशाल्लाह इमरान खान हो सकता है। तो एहो जे जे इमाम मेहदी ने ना, तो मैं स्वीडन में बैठा चंगा, खुदा दी कसम। ये बेहूदगी है, ये बेहूदगी है इस मैं किस्म की बात। एक इजाजत चाहूंगा आप दोनों से, सर। साहब, वो इसलिए करनी थी खासकर इस हवाले से कि सर। मैं समझता हूं कि हमारी सबसे ज्यादा पहला इशू इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये है कि हमने वी डोंट हैव नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ इस्लाम। हमें पता नहीं है इस्लाम क्या है। एक तो आपको मैं डॉक्टर साहब से सेकंड करूंगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलसल, हालांकि नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया का करप्ट तीन कंट्री है। आपको इस इस्लाम को खराब नहीं करना इसका चाहिए। ख्याल नहीं है। नहीं, इसका ख्याल नहीं है। दूसरी एक मैं बात मुझे चीमा साहब पता चली इस बात की, मैंने मेंशन किया अभी इसी सेगमेंट में कि रियाज के अंदर लिकर स्टोर बन रहा है। मैं सारी जिंदगी ये समझता रहा हूं नाचीज, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था कि शायद इस्लाम के अंदर शराब की ममानियत है, इस वजह से वहां पे शराब बंद है। लेकिन मैं शॉक्ड था इस चीज में, शॉक्ड हूं कि ये वजह नहीं थी। वजह ये थी दर हकीकत कि 16 नवंबर 1951 में एक बरतानवी जो था वहां पे डिप्लोमेट उसके घर में पार्टी थी, उस्मान उसका नाम था, और शाह अब्दुल अजीज है उनका लड़का था, 19 साल का मिश्री बिन अब्दुल अजीज। वो ड्रंक हो गया उनकी पार्टी में, और वो जब ड्रंक हो गया तो वो ब्रिटिश जो बंदा था उसने कहा था आई वोंट सर्व यू द लिकर एनीमोर। तो उस झगड़ा हुआ, वो घर गया, वहां से वापस गन ला के उसको गोली मारी उसने और मार दिया, उसने मर्डर किया। अब मैं आगे बताना चाहता हूं, जब केस चला तो दूसरे लोगों के लिए तो फिर बहुत इंसाफ है ना, दूसरों के लिए तो हर मैन शरफैन है। फिर उस बच्चे को इन्होंने उम्र कैद दी क्योंकि वो प्रिंस है, और फिर रिहा कर दिया गया, और इस वजह से पाबंदी लगाई गई शराब की। इस्लामिक रीजन आज नहीं, पता लग गया। इस्लामिक रीजन नहीं थी डॉक्टर साहब। और हमारे जैसे लोगों के लिए आपने एक ऐसा बना दिया है कि सारा दिन हम वजू संभाल के फिरते रहते हैं, वजू ना टूटे जाए, वजू ना टूटे जाए। हमारे लिए आपने इस्लाम को इस तरह कॉम्प्लिकेट कर दिया है, आपने इस्लाम को। मैं एक बात करना चाहूंगा कि मैं जब ये लाहौर में था 3.25 महीने, तो शाम को जहां भी मैं खाने पे गया हूं ना, तकरीबन खुदा दी कसमें पूरी हर किस्म दी ड्रिंक केड़ी तुसी लेनी है जेड़ी मैं कदी देखिया भी नहीं। और सो ये सारा पब्लिक के लिए एक और इस्लामी ये है, प्राइवेटली एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो ये भी एक हिपोक्रेसी है ना। सब नहीं डॉक्टर साहब, मैं बल्कि मेंशन करना चाहूंगा इस प्रोग्राम के हवाले ना, अगले दिन मंशूर देने वाले जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी चलानी है, अगले दिन जनाबे अली एक जलसे में गए हैं, गुची की टोपी पहनी है, किसी ने गूगल की है, 1.5 लाख रुपया उसकी वैल्यू है, और साथ मैडम जाती है फर के कोट पहन के जाती है जिनके 5-5, 6-6 लाख रुपया वैल्यू है, और एवरेज इस वक्त जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसकी डिग्री की उसकी 25,000 रुपया तनख्वाह महीने की। पता नहीं ये तो किस ये तरह के है। लोग हैं। नहीं, अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक अर्ज ये करना चाहूंगा,
लोग जी मेरे कई दफा कहते हैं, क्योंकि इस वक्त लोग गांधी पे, मैं महात्मा गांधी का बहुत बड़ा फैन था, उन्हीं लॉ स्कूलों से पढ़ा था लंदन से, जहां से हमारे लीडर पढ़ के आए थे। उसने कपड़े क्यों उतार दिए थे अपने? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता था गरीब लोगों को, बिल्कुल सही है। गुरबत उसने शो की थी। हमारे अभी तक जो फ्यूचर वजीर आजम है, गुची की टोपियां पहन के जलसों में जाते हैं, गुची की। एक और बात सुने, मुझे किसी ने कहा कि सर ये बिलावल भुट्टो वहाँ थरपारकर में कहीं आए तो कोई बहुत बच्चे वहाँ पे थे, सब नंगे पैर, और इसने जो जूती पहनी हुई थी वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम $1800 की थी वो, यानी इतनी महंगी बाहर से। यानी ये वो लोग हैं जिनका इनको ख्याल भी नहीं होता कि यार हम गरीबों में जा रहे हैं, जरा तो तार साहब, ये मॉडेस्टली तो ड्रेस तरक्की करें। की इलामत नहीं है कि गुची मतलब नहीं तरक्की रामत है। 5% कितने परसेंट? 1.5 लाख। मैं पूछना चाहता हूँ उस 25 करोड़ यतीम मुल्कों के अंदर कितने लोग हैं जो 1.5 लाख की टोपियां पहन के फिर रहे हैं? और मोहतरम जनाब जब गए थे असेंबली के अंदर, आपको घड़ी की कीमत का पता था जो उन्होंने पहनी थी? जो घड़ी उन्होंने बताई थी, 40-40 लाख दी घड़ियां पा के फिर देन, मुल्क जो बंदे भुख ना सुसाइड कर दे फिर देन, लोग तौबा अपने यार, बच्चे बेच रहे हैं, अपने बच्चे बेच रहे ए हैं है, अपने। हाँ, ए और है तीसरी जे बात मैं बताना चाहता हूँ, हाँ चीमा जी, साहब, मंडी ए बहुत दिन से गद्दारी गए, है। मंडी जी बहुत जी दिन से पैदल लड़के चल के आते हैं, अद्धे मर जाते हैं उत्थे तुर्की च, अद्धे इटली पहुंचते हैं, और फिर वो डॉलर भेजते हैं, तो आप उसको भी जलील करते हैं, आप उनको भी खाते हैं। तौबा यार, कोई तौबा। चीमा साहब गल सुनो, ओ यार कोई ड्रामा ही पूरा कर लो यार, कपड़े पूरे रीजनेबल पा लो यार, कोई अदालतां दे विच कोई पूरा ड्रामा ही कर लो, सारी दुनिया नूं पता है यार तुसीं की कर रहे हो, सारी दुनिया। और चीमा साहब, मैं इसीलिए तो अल ऐलान कहता हूं कि कोई जिंदा शख्स, किसी जिंदा शख्स के पास पाकिस्तान का हल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मेरे साथ डिबेट कर लेंगे बैठ के, सारे बाहर जानते हैं, पता नहीं। लेकिन यही तो, तभी तो मैं कहता हूं, ऐलान के साथ कहता हूं कि 25 करोड़ लोगों में पाकिस्तानी कोई नहीं है, कोई पाकिस्तान के साथ सिंसियर ही कोई नहीं है। करें क्या? अलमिया ये, मैं कहता हूं 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई पाकिस्तानी नहीं। देखें जरा, देखें जरा, देखें जरा, इनके रेट देखें, इनके काम देखें, मैं हैरान हो गया हूं। वो देख, इनके कपड़े देख, मैं देखता रहता हूं, सारे के सारे फॉरेन इंपोर्टेड कपड़े पहनते हैं लोग। कहते शेक हैंड नहीं करते लोगों के नाल जिन्होंने वोट, रोज कहते वोट को इज्जत दो तो हम किस्मत बदल देंगे। कहते हैं दूध की, मैं मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, मैं होता तो फलान जज ने कर दिया, फलान, मैं मान ला यार। आप भी तो यही कर रहे हो ना यार, जिस तरह आपके साथ किया गया था, जो इमरान खान ने आपके साथ किया, आप उसके साथ कर रहे हैं। आप जो बिल्कुल यही है। एस्टेब्लिशमेंट को लेकर आई थी, उसी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आप आ रहे हैं। मेरे को क्या ये तब्दीली हो रही है? मेरे तो कुछ समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है इस वक्त। हाँ, ये एक लेकिन रिचुअल है, ये एक रिचुअल है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जीरो क्रेडिबिलिटी है, दिस इज वी हैव टू से। लेकिन चीमा साहब, दर बिल्कुल हकीकत इसमें मैंने आपको अर्ज की थी कि मैं इनको ब्लेम नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं उस इलाके के डीएनए पे बड़ी रिसर्च कर रहा हूं। मैं खुद भी वहीं से हूं, मैं खुद भी वहीं से हूं। मैं अपने डीएनए पे बड़ा शर्मिंदा हूं खुद। लेकिन चीमा साहब, मैंने एक काम मैंने आपको बताया था कि मैंने आईएमएफ के ऊपर केस जरूर करना है, अमेरिकन कोर्ट के अंदर, यहां जिन्होंने मेरा खून पसीना देते हैं इन करप्ट लोगों को और अपने फायदे के लिए। मैं ये जरूर करूंगा। मैंने आपको कई दफा कहा है कि दिस इज पार्ट ऑफ माई बकेट लिस्ट। कि रीजन ये है कि तुम लोग पहले रिजीम चेंज करते रहे हो। आज मैं पढ़ रहा था चीमा साहब, हवाई, और जिस तरीके हवाई के अंदर इन्होंने सैनफर्ड डोल था जिसको बनाया था जाके, जब सबसे पहले, और डोल प्रोडक्ट है यहाँ पे फ्रूट वाली, किस तरीके से रिजीम चेंज साउथ अमेरिका के अंदर करते रहे हो। अब तुमने हमारे ऊपर इस तरह के अफसरान बिठा दिए। पहले कॉलोनाइज किया तुमने, अब डॉलर और पाउंड के साथ ही खरीद लेते हो। अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। अब पहले आप खुद जाते थे, अब आपके एजेंट आपके पास आ जाते हैं लंदन में। साढ़े नाल यही धोखा हो गया। हम तारड़ साहब हम इसको इंटरनेशनल रिलेशन में बोलते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। ये एक नया कॉलोनियलिज्म है। दिस इज ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की टर्म। तारड़ साहब, आपने बात की, आप अपने डीएनए पे शर्मिंदा है। तारड़ साहब, आप और आप जैसे बहुत लोगों ने तरक्की की है, मेहनत की है, काम किया है, बेशक पाकिस्तान में रह के या पाकिस्तान में बाहर जाके। आप तो कामयाब है, आप क्यों कहते हैं ये पेसिमिज्म नहीं है तारड़ साहब? नहीं, पेसिमिज्म इसलिए चीमा साहब, मैं आज आपके साथ बैठ के पाकिस्तान की बात कर कितना सेंटी क्यों हूं सेंटी? क्यों बार बार रिसर्च? मैं एक एवरेज पाकिस्तानी को नहीं पता उसके साथ जो धोखा हो रहा है। मुझे पता है कि उसके साथ क्या धोखा हो रहा है, क्योंकि मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं दूसरे मुल्कों के साथ। क्यों कर रहा हूं? दुख क्या था? हालांकि अमेरिका इज ठीक, आई एम फाइन इन अमेरिका। मैटर ऑफ फैक्ट, टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी थैंकफुल टू अमेरिका, जिसने मुझे रिफ्यूज दिया है। मेरी मादरे मिलत ने मुझे रिजेक्ट किया, मेरी मां ने रिजेक्ट कर दिया था मुझे।
पढ़ा लिखा के उसने कहा था कि तुम यहां से जान बचा के भाग जाओ, ये मार देंगे तुम्हें। ये मैं तो यहाँ आके मैं थैंकफुल हूं, लेकिन दुख तो जरूर है ना। मैं उर्दू बोल रहा हूँ चीमा साहब, रोजाना मैं रोज इतने रोज रोटी खाना आज मैं हफ्ता मसाले ना खाऊं तो मुझे क्रेविंग शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरा डीएनए वहां से। लेकिन जब मैं डीएनए पढ़ता हूं तो शर्मिंदगी होती। देखे डीएनए, अब मेरे साथ धोखा क्या हुआ है मैं बताना चाहता हूं आपको। मेरा डीएनए क्या है? मेरा डीएनए, मैं टेक्सला यूनिवर्सिटी से 100 मील के फासले पे पैदा हुआ था। मैंने आपको बताया मैंने आज से महीना 2 महीने पहले मैंने अर्थशास्त्र पढ़ी है फ्रॉम हिस्टोरिकल लेंस। इन्होंने उसके ऊपर मजहब का ठप्पा लगा के उसको बंद कर दिया। उसके बाद मेरा डीएनए क्या है? मैं राजा पोरस लड़ा था जेलम के ऊपर जंग, मेरे अलेक्जेंडर को बहुत एक बंदा था जिसने आगे से रोका था, आगे से नंदा सिविलाइजेशन पे एम्पायर के ऊपर अटैक नहीं कर सका वो अलेक्जेंडर, वहां से वापस गया था। मेरा वहां का डीएनए। दूसरा मेरा डीएनए देख लें, महाराजा रंजीत सिंह ने काबुल तक ऑलमोस्ट अफगानिस्तान गया था, वो मेरा डीएनए वो है। लेकिन मुझे क्यों ये बताया जाता है मेरा ना रख देंगे अरबियां वाले, ना रख देंगे फारसियां वाले, गौरी मन बनाने की कोशिश कर दे। मेरी आइडेंटिटी का इशू है चीमा साहब इस वक्त। मुझे पता ही नहीं कि हु द हेल आई एम। आई हैव नो क्लू अबाउट इट। मुझे कोई पता नहीं है। मुझे सारा दिन बताया जाता है कि तुम मोहम्मद बिन कासिम के रिश्तेदार हो। मैं उसका किधर रिश्तेदार हो गया? यही तो जी इशू मैं है। तो क्या, वी आर सन्स ऑफ द सॉइल, सच्ची गल है। चीमे ताड़ड़ मेरे अकरां दे अराई ए सारे इत्थों दी इस धरती दे असी, लेकिन साडे वड्डे इत्थे ही के साथ, इत्थों दे लेकिन लोग हैं। हमारी तरबियत मुख्तलिफ की गई है। जी जी हम पैदा वहां हुए हैं, हम आर्यन रेस हैं। हमें जी जी, नफरतें सिखाई गई हैं हमारी निसाबों के अंदर, किताबों के ये ये अंदर, ये ये हमारी ये यही मस्जिदों के मसला है, अंदर। और यही हमारा मसला है। आइडेंटिटी एक मजहब, हमारा सबसे बड़ा एक इशू मजहब है, उसकी मिस बस इंटरप्रिटेशन। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा इशू आइडेंटिटी इशू है। हमने लोकल बस हीरोज को, भगत सिंह को, आप मुझे ये बताएं, सर गंगाराम को हीरो क्यों नहीं मानते? ये क्यों यही नफरतें मैंने उसके कई खिलाफ? दफा कहा है कि पिछले 1000 साल में पंजाब के किसी का भी नाम ले लो, मुसलमान किसी और का, किसी इंसान ने बाकी इंसानियों के लिए इतनी खिदमत नहीं की जो सर गंगा राम कर गए हैं। हाँ, मुझे बताओ इसके उनके वजन पे कौन आता है? कोई भी नहीं आता। एक एक ने मुझे लिख दिया जी कि जरा सुन लो, सर गंगा राम दा तुसी जिक्र कीता है अमेरिका से, कि हमने सुना है कि उन्होंने लिखा था अपने चार्टर में कि मुसलमानों को अगर आउटडोर आउट पेशेंट हो सकता है, यानी बीमार हो डॉक्टर इलाज करे चले जाओ घर, वहां पे अस्पताल में नहीं रखना। अब इत्तेफाक की बात है कि मेरी स्टेप मदर की वालदा जो है उनका ऑपरेशन 1945 में हुआ था सर गंगाराम अस्पताल में। हम बिल्कुल वहाँ करीब के रहने वाले हैं। और जो डॉक्टर साहब थे उनका नाम मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, वो भी मुजांग के रहने वाले थे, हिंदू। वो जब उनको अस्पताल से घर भेज दिया तो वो जाते जाते काम पे पूछने आ जाते थे कि बीबी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ है। और मैं क्या यार शर्म करो, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ अपने रिश्तेदारां दे नाल वो सारे, कोई ऐसी नहीं, इतनी नफरत पैदा करते हैं, ये मानने को तैयार नहीं कि किसी गैर मुस्लिम में भी कोई नेकी करने की कैपेसिटी होती है, ये मानने को तैयार नहीं। आप देखें दयाल सिंह वो कॉलेज जो है वो भी वो उन्होंने बनाया। हाँ जी, लाला लाजपत राय की वालदा के नाम पे गुलाब देवी अस्पताल है जहाँ पे चेस्ट की सारी ट्रीटमेंट होती है। और एक सरदार जी थे जिनकी बीवी, वो जब वो शी वॉज प्रेग्नेंट, शी डाइड इन प्रेगनेंसी, उन्होंने उनकी याद में ये जो है लाहौर का गढ़ी शाह के अंदर जानकी देवी अस्पताल बनाया। वो सारी चीजें कर गए हैं। ये कैसे डिनाई कर सकते हैं कि इन लोगों ने कितनी नेकी यहाँ नहीं की? मगर हमारे उसके अंदर फिट नहीं ना होता। ये मैंने कहा है कि ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। गैरिजन स्टेट है, स्टेट के अंदर चाहिए होता है ना कि आपने बताना है कि वो मार जाएंगे, खा जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो ये लेकिन चीमा बिल्कुल साहब जब तक आप मजहब को पर्सनल किसी का मैटर नहीं बनाएंगे अपने आप आगे। और दूसरा ये बात है कि जब तक आप तरक्की की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये आप छोटा जेन होगा, छोटे रहेंगे आप, बड़ा जेन करेंगे बड़े हो जाएंगे आप। इट्स अ फंडामेंटल। बड़ी सोच बड़ा कर देती है, छोटी सोच छोटा कर देती है। योर रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर। दिस इज योर रिलेशनशिप विद गॉड, रिगार्डलेस व्हाट काइंड ऑफ गॉड यू बिलीव इन। इट्स नॉट माय पर्सनल मैटर। लेकिन सबसे बड़ी और दूसरा मिस अंडरस्टूड रिलीजन, मिस इंटरप्रेटेड रिलीजन।
72 फिरके बना लिए, आपको दूसरा हिंदू सिख को ना मिले तो एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं आप। अफगानिस्तान से रशिया गया था, आप एक दूसरे के गले पड़ गए। एक एक गली के अंदर 8-8 मस्जिदें बना के सारा दिन एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। ये क्या सी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप जहालत के खिलाफ क्यों नहीं जिहाद करते? आप क्यों डरते हैं? साइंस से क्यों आपका खौफ है? मैं बल्कि यहां मेंशन करना चाहूंगा, ये आपके टर्किश हैं। जर्मनी के अंदर प्रेस इजाद हुई, जब उस पर कुरान छपा था, इन्होंने फतवे दे दिए थे कि ये सारा गलत है कुरान। आज सारे पढ़ रहे हो वही कुरान। मेरे पता नहीं, कहते जी 6वीं सदी का खुलफाए राशिदीन का दौर लाना है। कित्थों ले आओगे यार? पता नहीं, समझ नहीं। खोते किन्ने प्रोड्यूस कर लोगे यार? किन्ने खोते ले आओगे बंदे कित्थों ले आओगे इन्हें? तो खोते ही नहीं पैदा हो रहे। खोते या ऊंट ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਫਤਹ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ लेकिन ਗਿਆ। स्वाद ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ 8-8 ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ। लेकिन जिस वेले ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ होना है, ये इबादत है, ये खुलफा, ये हमारा अमल बिल मारूफ है, ये हमारा रियासत मदीना है। देखो मजाक बन गया। इट्स नॉट इवन अ जोक एनीमोर, इट्स डिल्यूजन। आज मैं बल्कि सबसे बड़ी बात यह है, चीमा साहब, दुख के साथ कहूंगा, आपके वो जो बात कर ही रहे थे इसी हवाले से कि रिलेशनशिप भारत के साथ किस तरह होने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका फिर उधर से भी जवाब आया है। उनका जवाब आपने सुना, आपने बल्कि आपने खुद मेंशन किया था, उनके फॉरेन अफेयर ने जवाब दिया है। उनके फॉरेन क्या जवाब दिया है? मैंने नहीं सुना, बताएं। मैं बताता हूं उनका जवाब ये था कि आप इतने अरसे से दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उसामा बिन लादेन आपके पास से मिला, बाहर से नहीं मिला। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो बोगे वो काटोगे, कि आप हर दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को जब आप अपनी सरबराही में आप उसको परवान कराते हो, तो फिर वो कुछ आपके साथ हैं, कुछ आपसे लड़ रहे हैं, कुछ आपके साथ हैं, कुछ अच्छे तालिबान हैं, कुछ बुरे तालिबान हैं। देखिए ये तो बाय प्रोडक्ट है ना उनकी। उनका और इनका देखिए, लबान पेश किया आपको मैंने, एग्जैक्टली ये नहीं उनका जवाब। इनका अपना एक्सपीरियंस है कि इनके हेडक्वार्टर पे भी तो हमला हो गया था ना, और वो चले भी गए थे अंदर और मारा था किसी ब्रिगेडियर को या किसी को, फिर उस बंदे को, उस्मान नाम था उसका, फिर इनको ने लटकाना पड़ा। इनको समझ नहीं कि जिनको तुम तैयार करते हो वही तुम्हारे गले पड़ जाते हैं आखिर में। डॉक्टर साहब उनकी लड़ाई हो रही है। एक चीज चीमा साहब, इनका तो चलो कर लिया जवाब, वो हिलरी क्लिंटन नहीं कह गई थी, हाँ जी, सांप पाले तो फिर वो कई दफा दूसरों पड़ोसी के नहीं जाते, आपको ही आग काट लेते, आपके आ जाते। लेकिन ताड़ साहब वो सांप हमने अमेरिका के साथ मिलके पाले थे, वो अमेरिका टूट गया, हम अपने खून से सांप मार रहे हैं, खून दे के सांप मार रहे हैं, डॉलरों से, डॉलर चीमा साहब, मैं वही से हूँ, मैं पाकिस्तानी, डॉक्टर साहब मैं पाकिस्तानी हूँ। हम डॉलर के बगैर किसी के साथ पंजाबी नहीं लेते, हम स्माइल तक नहीं देते डॉलर के बगैर। नहीं, आपकी बात तुसी कहते खून, कहते हमने खून पसीने से ये परवान पौधे चढ़ाए हैं। भाई वाह, इस शायरों को। लेकिन ताड़ साहब, ये डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल, मैं आपकी बात को नेग्लेक्ट नहीं, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज के जो अभी वो सांप हमने मिलके बनाए, सऊदी अरब बिल्कुल सांप बनाए, वो सांप साढ़े को सारे रह गए। आप तुसी अमेरिका ले दूर रहंदे हो, सांप सानू दे गया, तुसी अद्धा लंदन ले लिया, सप्पां दे मुੱਲ दे अद्धा लंदन खरीद लिया, तुसी दुबई सारी खरीद ਲਈ ਉਹਨੇ सप्पां दे मुੱਲ दे। नहीं, हमने तो उसकी बड़ी कीमत पे किया ताड़ साहब, उन गलतियों की कीमत इस मुल्क में अमेरिका ने पे किया, आपने तो कीमत ली है, आपने तो कीमत ली है, दी तो अमेरिका ने। हमारे लोगों की जाने गई हैं, हमारे लोगों का कौन केयर करता है यार? डॉक्टर साहब लोगों की कोई केयर नहीं करता। नहीं, हम तरक्की नहीं कर सके, इंडिया हमसे आगे निकल गया इस असना में, क्योंकि उसने अपने आप को बेचा नहीं है, उन्होंने कभी अपने आप को बेचा नहीं है। कोई भी उनकी हुकूमत हो, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, हम मार्केट के वाले से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। ये फर्क है यार, मार्केट में हमारा रेट क्या है बस। लेकिन हमने जो गलतियां की हम उसकी सजा भुगत रहे हैं, और हमने बड़ी और भुगत रहे हैं। अल्लाह करे ना ताड़ साहब भुगते, बस करा दे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਕੀ ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ नहीं ਹੁੰਦਾ, लेकिन इंशाल्लाह ताड़ साहब मुझे उम्मीद है चीजें बेहतर होंगी, हालात इंशाल्लाह अच्छे होंगे। इस दुआ में हम भी आपका साथ दे रहे हैं। जब बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, तारड़ साहब
हमेशा सेंटी हो जाते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। उसकी वजह ये कि जब तक बंदा अंदर से ये फीलिंग ना आए तो इस तरह बात नहीं होती, ना इस बात तरह नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही सही। कह रहे हैं। इधर 25 करोड़ बंदा सेंटी होया है, थोड़े जो मेरे जेड़े नहीं कोई सेंटी होए। कोई सेंटी नहीं जे, स्वाद ले रहे जे, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 76 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੀਕ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਕ, ਪੀਟੀਆਈ ਇਹ ਬਸ मैं पहली दफा सुनिया कि जी इंडिया ने साडा ये चुरा लिया, ये चुरा लिया। भाई ਤੁਹਾਡਾ क्यों चुरा लिया, ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं इंप्लीमेंट ਕੀਤਾ? Why, that is the most important thing। ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੰਬ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਾਦ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ है ऐसा ही है। नहीं जी, वो अब देखते हैं, वो आपकी बात सही कह रहे हैं। टीमा साहब आखिरी चीज ये कहूंगा मैं, फिर वो दोबारा आप कहेंगे अनवर मकसूद साहब की बात दोबारा, मैं आई एम वेरी इंप्रेस्ड भाई, मैंने अगले दिन उनका ब्लॉग सुना, उनके अल्फाज ये थे कि अगर पाकिस्तान के पास शायद आइटम बम ना होता तो शायद तरक्की कर जाता। ये उनकी ये भी अच्छी बात है। हाँ, ये उनकी बात है। देखिए अनवर मकसूद साहब है आर्टिस्ट, नरम दिल के बंदे हैं। पोलियां ठंडियां गल्लां, एक काफी पीती, 2 नज़मां लिखियां। ताड़ साहब उथे बार्डर ते गोलियां चलदियां ने, उत्थों दे हिसाब नाल सोचना पैंदा है। जे इन्हां आर्टिस्ट की हमने सुननी शुरू की, सानू ये मरवा देणगे, इन्हां दी मेहरबानी करो, चुप करो। वो यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन को खत्म किया था ते आज लित्र पैंड है, मानते हो कि नहीं मानते? अगर न्यूक्लियर वेपन होते हैं तो रशिया की जरूरत ना होती है, हमला करता है। तो हमें ठीक है, अनवर मकसूद की सारी नहीं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए आप बिल्कुल रखें एक क्रेडिबल डिटेरेंस, लेकिन उसका सजा तो लोगों को ना दें कि सारा खान। हाँ, एग्री। फिर एजुकेशन का बजट कम ना करें, फिर वो सिर्फ सिक्योरिटाइजेशन ना कर दें, और हेल्थ पे आप आए। हाँ, वो बंदे मार देने पर साढ़े सही कह रहे हैं। एग्री फुल, इस पे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सर। बड़ा मजा आया, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया यार, डू इट मोर ऑफन। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया। ऑल द बेस्ट, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।